अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 6 मई 2024 के इख्तिताम पे मंडे के दिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये डेवलपमेंट्स इतनी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की भी हैं कि इन्हें किसी एक वीलॉग के अंदर समेटना और इनसे इंसाफ करना मुमकिन नहीं है, बल्कि खासा क्लटर हो जाएगा, खासी कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसलिए बहुत सी डेवलपमेंट्स जो हैं ऐसी कुछ जिनको मैं एक अगली नशिस्त में भी डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि मंडे के दिन जो इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं और जो आज हुई हैं, उसकी एक वजह ये है कि पिछली बहुत सी डेवलपमेंट्स अपने आप को रिज्यूम करती हैं नए सिरे से। कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह जिनकी पहले से तारीखें दी होती हैं, और जो पूरा हफ्ता होता है उसका एक नया एजेंडा भी अनफोल्ड करता आपको नजर आता है। इसी हवाले से डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, ये डेवलपमेंट वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका ताल्लुक जो डेवलपमेंट्स में जिनका भी आपसे सामने मैं जिक्र करने वाला हूँ, इनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट से तो है ही, लेकिन इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने इंटरनल पावर डायनामिक्स के साथ भी है। दूसरी, ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो आज हमारे सामने आई, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से एक बड़ी ओपन किस्म की मुलाकात की। वो भी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किस किस्म के पावर डायनामिक्स हैं, जहाँ जो सियासी कमेटी है उसने एक बार फिर बैरिस्टर शेर असल मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटा के उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश की है, और शेख वकास अकरम को वहाँ उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉट बिकॉज के बैरिस्टर शेर असल मरवत ही का इसमें क्या ताल्लुक है, इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के अपने पावर डायनेमिक्स से भी है। वैसे तो वीट स्कैंडल है, उसके हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो भी है जहां आप देख रहे हैं कि हर 2-3, 4-4 दिन के बाद एक सऊदी डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहा है, और इस वक्त भी 2 दिन के लिए सऊदी अरेबिया के डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और उस हवाले से खासी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स उनकी हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये सारी डेवलपमेंट जो है मैं इनको एक अगली नशिस्त में भी कुछ को डिस्कस करूंगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, वो है भी इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको बहुत ही एग्ज़ैजरेटेड तरीके से पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग ने, सोशल मीडिया ने, ब्लॉगोस्फियर ने, सियासी हलकों ने उसको बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो लिया। और ये डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट वो है जहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर के बेंच ने, जिसको लीड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, जिनमें 7 उनके हैं जस्टिस अतहर बिन अल्ला, और उनके साथ हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। वो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को सस्पेंड कर देते हैं। ये कौन-सा फ़ैसला है? ये वो फ़ैसला है जहाँ इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल में, मेरे ख़्याल अप्रैल ही में, उन्होंने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिज़र्व सीट्स उनको मिलनी चाहिए थी एज़ पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोपोर्शन। जहाँ कोई जमात कोई तनासब से सीटें लेके आती है, उसको उस तनासब से सीटें मिलती हैं, रिज़र्व सीट्स जो कि औरतों की हैं, जो माइनॉरिटीज़ की हैं, जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं, वो उनको नहीं दी। वो उनको नहीं दी, लेकिन उसपे वो एक उन्होंने आगे का काम कर दिया। उन्होंने वो सीटें जो हैं उठा के पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, जेयूएफ को, एमक्यूएम को दे दी। मेरा ख्याल है कि कुछ 16 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन को दे दी, 5 सीटें पीपीपी को दे दी, 4 सीटें जेयूएफ को दे दी। एमक्यूएम को कितनी दी मुझे याद नहीं है। तहरीक इंसाफ की एस्टिमेशन ये है कि अगर ये सीटें उनको मिलें तो 70 के करीब, 70, 71 या 69 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब अपना ये फैसला किया, और इसको तहरीक इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। मेरा ख्याल है पूरा 5 मेंबर का बेंच था जिसने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस पिटीशन को रद्द कर दिया। वहाँ मसला सेनेट रिलेटेड भी था, वो मसला खाली इसका नहीं था, बहरहाल उसको रद्द कर दिया। वो उनको रद्द नहीं करना चाहिए था। ये पेशावर हाई कोर्ट का एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का फैसला था, ख़ास करके इससे पहले जबकि वो बड़े बोल्ड फैसले कर चुके थे। ये फैसला बहुत अजीब था जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। कुछ उसकी एक्सप्लेनेशंस ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट पे बहुत प्रेशर था, हम इसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। आज उसकी समाअत का पहला दिन हुआ है, और जब उसका फैसला हुआ और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड किया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले को, तो इसके हवाले से इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन, इतनी ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई, लोगों ने इसको एक पावर सेंटर को पूरा, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा जो निज़ाम है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो पावर डायनामिक्स हैं, उसे एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। वो लोग क्यों महसूस करते हैं? वो इसलिए महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि जो एक्सटेंशन है, चूँकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए बाकायदा पीएमएलएन लेड शरीफ हुकूमत एक जुडिशल रिफॉर्म का प्रोसेस कर रही है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी तो फिर चीफ़ हैं
जनरल आसिम मुनीर, उनको भी एक्सटेंशन मिलेगी। और यूँ पूरा सिस्टम जो है उसका दारोमदार ये है कि पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन या हैयत क्या होगी, उसमें किसके पास कितनी सीटें होंगी, तभी वहाँ से अमेंडमेंट्स आसानी से हो सकेंगी। तो लोगों ने बहुत जल्दी, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, छठी हिस्स, उससे उन्होंने इसकी कैलकुलेशन की। ये बात इस हद तक बढ़ी कि जब बैरिस्टर गौहर अली खान बाहर निकले, तो बैरिस्टर गौहर अली खान से अखबारी रिपोर्टर्स ने ये सवाल पूछा, बड़ा बरबला किस्म का, वो क्लिप आप देख सकते हैं, आई एम श्योर आपको ट्विटर पे मिल जाएगा, जो बचा-खुचा ट्विटर रह गया है पाकिस्तान का, कि उनसे कहा गया कि आपकी क्या डील है चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी डील हो गई है। उस पे बैरिस्टर गौहर अली खान को बड़ी मुश्किल से बड़ा ज़ोर देके कहना पड़ा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बातचीत अभी शुरू नहीं हुई। यहाँ पर किसी किस्म की ना डील अभी हुई है, ना होगी, चीज़ें खुल के होंगी। और जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जिसमें हम आए हैं, और हमें बड़ी उम्मीद है कि आज ये फैसले सस्पेंड हुए, जो हमारी फ़तह है। लेकिन जब ये फाइनल इस पे हियरिंग होगी 6 जून के बाद से, तो भी फ़तह हमें मिलेगी। वो फ़तह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी हवाले से मैं चंद कमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस पे जो है वो बिल्डअप हो गई आज। अच्छा, फिर साथ ही चूँकि आज अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स के साथ, उमर अयूब साहब के साथ, असद कैसर साहब के साथ और रऊफ़ हसन साहब से उन्होंने एक मुलाकात की। ये पब्लिक मुलाकात थी जो पार्लियामेंट के बिल्डिंग प्रेमिसेस में हुई। उसके बाद अखबारी रिपोर्टर्स ने भी उसको देखा, उसकी फुटेज वगैरह भी सामने आई है, रिपोर्ट हुआ है सारा। उसमें भी लोगों में एक ख़ास एक्साइटमेंट पैदा हुई है कि शायद कुछ हो रहा है। असल में क्या हो रहा है वो भी मैं थोड़ा-सा उस पे कमेंट करूँगा। असल में क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर? असल में ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने की जो बेंच, जैसे मैंने कहा, मंसूर अली शाह साहब, आप ये ज़हन में रखिए कि मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, और अगर चीज़ें ठीक तरह से चलें, नॉर्मल तरीके से चलें, तो फिर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब सितंबर-अक्टूबर में रिटायर होंगे, सुपरएनुशन हो जाएगी, उनकी उम्र उनकी हो जाएगी। तो फिर सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब, जो सीनियर प्यूनी जज इसलिए बने कि इजाज़ुल जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को रास्ते से हटाया पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन ने, ये माइंड में रखें। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं अक्टूबर 2024 में, अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती। एक्सटेंशन का बहाना जो बनाया है पीएमएल लेड हुकूमत ने, वो ये है कि चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो 11-12 महीने 1 साल का नहीं होना चाहिए, उनका 3 साल का एक फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए, जैसे कि बाकी सारे इदारों का, यानी फ़ौज का होता है। बाकी सारे इदारों का कहाँ होता है वैसे? किसी फेडरल सेक्रेटरी का ये थोड़ा है कि फेडरल सेक्रेटरी जब सेक्रेटरी बनता है तो वो 3 साल तक ही बैठता है अपनी पोज़ीशन में। वो जब बेचारे की उम्र ख़त्म हो जाती है, उसकी सुपरएनुशन हो जाती है, तो रिटायर हो जाता है। वो हो सकता है उस वक़्त तक उसने 1 साल काम किया हो, 2 साल काम किया हो, या 11 महीने काम किया हो उस पोज़ीशन पे। तो ये है बोगस आर्गुमेंट, लेकिन ये आर्गुमेंट क्रिएट किया जा रहा है। और अगर ये आर्गुमेंट मान लिया जाता है तो फिर तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, और अगर इस पे अमेंडमेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब फिर सितंबर-अक्टूबर 2026 तक कंटिन्यू करेंगे, और इसी टाइम पीरियड में तवक्को यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी एक्सटेंशन मिलेगी। तो आप ये ज़रा ज़हन में रखिए कि मंसूर अली शाह साहब की अपनी पोज़ीशन यहाँ पर किस किस्म की। अतर वलील्लाह की एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो उनके अंदर का जो एक रेवोल्यूशन है, जब वो कॉलेज के ज़माने में पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात कराची में हुई, एक डिबेटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, कभी मैं उसकी पूरी तफ़सीलात आपसे शेयर करूँगा। मैंने उस वक़्त से नोट किया कि उनके अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेवोल्यूशनरी कीड़ा जो है पाया जाता है, एंड ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी डीपली रेजोनेटिंग मैन। बट वो फिर बाद में तफ़सीलात कभी आपसे मैं शेयर करूँगा इसकी। सिविल सर्विसेज में भी मेरे साथ थे, बाय द वे मुझसे सीनियर थे, तो ज़ाहिर है मुझे उस हवाले से खासी अंडरस्टैंडिंग है, गो के मुद्दतों हो गई मेरी उनसे बात नहीं हुई। अच्छा, अब आए इसमें कि जो एक ही चीज़ असल में उठी है, जिसको मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट कर दी है, वो एक बुनियादी सवाल था जो बार बार आज ख़ास करके वो जस्टिस अतर बनरल्ला ने उसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से उठाया। और वो उन्होंने ये उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, ईसीपी के वकील से, डीजी लॉ आए हुए थे कि जनाब वाला, अगर ये जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, इसकी सीटें क्या आप, ये जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आए हैं, इनकी सीटें आप बाकी सारी जमातों में क्या बाँट सकते हैं? उसपे इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके वकील, उनका कहना था जी बिल्कुल बाँट सकते हैं। उसपे अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा कहका, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग मौजूद थे, कोर्ट रूम नंबर 2 में, वहाँ एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का कहका पड़ा। जब वो कहका पड़ा तो मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को ये कहा कि आपने ये कहका सुना है, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शन का इशू है, अच्छा हाँ, एक माइंड में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रखिए कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो कोई जमात है ही नहीं है, चूँकि इन्होंने इलेक्शन एक जमात की हैसियत से लड़ा ही नहीं है। तहरीक इंसाफ को यहाँ ये भी साबित करना है कि हम एक रजिस्टर्ड जमात हैं, हमसे सिर्फ बल्ला छीन लिया गया था।
किन सर्कमस्टांसेस में काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बल्ला उनसे छीना, उनसे आप सब वाकिफ़ हैं, उसकी तफ़सीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये कहते हैं कि हमें रिज़र्व सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये तो कोई सियासी जमात है ही नहीं, तो इनको रिज़र्व सीटें जो हैं, वो कैसे मिल सकती हैं? ये एक बुनियादी सवाल वहाँ पे उन्होंने उठाया हुआ है, इसका किस तरह से सेटलमेंट होनी है। लेकिन ये जो चीज़ है, जो जिस पे अतर मिनल्ला साहब ने भी रगड़ा, मंसूर अली शाह साहब ने भी रगड़ा और इलेक्शन कमीशन को, और जिसपे बारे सारा सोशल मीडिया ब्लॉगोस्फियर बड़ा खुश है। ये सवाल के प्रोपोर्शन जब लोग किसी को इलेक्ट करते हैं, तो जिस तरह से वो एक बेसिक सियासी जमात को इलेक्ट करते हैं, उसी तनासब से और प्रोपोर्शन से उसको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी, औरतों की, माइनॉरिटीज़ की और प्रोफेशनल सीट्स हैं। ये सवाल इतना बुनियादी है, इतना सिंपल है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी गाँव में, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, किसी गाँव में, किसी पिंड के अंदर जो छोटा गाँव होता है, या दीना की सड़क के ऊपर बैठ जाएँ और वहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, वहाँ पे चंद दुकानदारों को, करियाना स्टोर वालों को, एक स्कूल के टीचर को इकट्ठा कर लें और उनके सामने ये सवाल रखें, तो सारे इसमें वही लॉजिक और मंतक देंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने जो सवाल उठाया गया फ्रॉम जस्टिस अतर मिनल्ला और ख़ास करके मंसूर अली शाह साहब वगैरह से। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तालियाँ जो हैं वो मारी जाएँ, और जितनी इसमें से खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है और लोगों ने इसके ऊपर जितना एक कैलकुलस जो है वो बिल्डअप कर लिया। असल चीज़ जो हुई है उसे हमारे ब्लॉगोस्फियर और मीडिया ने बहुत ही कन्वीनिएंटली नज़रअंदाज कर दिया है। उसकी एक वजह तो ये है कि रिटन डिसीजन बाद में आया है, लोग अपना 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 बयानिया इसके हवाले से खुशी का बहुत पहले दे चुके थे, और जो रिटन डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का, उसकी 2 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि 6 जून की तारीख डाल दी गई है। 3 जून भी बाज़ जगहों पे लिखा है कि 6 जून की तारीख डाल दी गई है। 6 मई को एक समात होती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसका पाकिस्तान की सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसमें आप 1 महीने आगे की तारीख डाल दी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बाज़ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने लार्जर बेंच की जो अपील की गई ईसीपी की तरफ से, उसे रद्द कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। इस बेंच ने अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, इंटरिम ऑर्डर में ये लिखा है कि इस मैटर को उन्होंने रेफर कर दिया है अंडर आर्टिकल 4 स्ट्रोक सेक्शन 4 ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 2023, और जिसको बनवाया था काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, और उस कमेटी के पास रेफर कर दिया है विद द सबमिशन एंड द रिक्वेस्ट कि ये मसला अहम है, इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया जाए। सो 2 चीज़ें हुई हैं, 1 महीने का वक्त दे दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन को, और लार्जर बेंच की बात कर दी है। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब मंसूर अली शाह साहब पे प्रिवेल करके जो लार्जर बेंच बनाएंगे, हाँ, अनलेस के मंसूर अली शाह साहब वहाँ पे स्टैंड ले लें कोई अपनी ही बका में, अपने फ्यूचर के हवाले से, और इस किस्म का लार्जर बेंच ना बनने दें जिस किस्म का लार्जर बेंच चौधरी निज़ामुद्दीन और काजी फ़ायज़ ईसा चाहेंगे कि बने। ये लार्जर बेंच है, ज़हन में रखिए, ये फुल कोर्ट बेंच नहीं है। और अगर एक लार्जर बेंच बनता है मनपसंद किस्म का काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब वही बेंच बनाएंगे जो चौधरी निज़ामुद्दीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता होगा, और 1 महीने का वक्त भी दे दिया है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स के लिए। आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इनिशियली एक बड़ा असूली स्टैंड लिया था इलेक्शन के हवाले से, लेकिन फिर उसके बाद जब दबाव-शबाव आया तो पेशावर हाई कोर्ट की जो है अगला जो डिसीजन आया उसकी शक्ल बदल गई। अब वो यही रोते फिर रहे हैं कि हमें अफ़गानिस्तान से भी धमकियाँ मिलती हैं, जो उन्होंने लिख के दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का सबमिशन दिए। तो यहाँ इस बेंच ने जो 1 महीने का वक्त दिया है, और जो लार्जर बेंच की रिकमेंडेशन या सिफ़ारिश की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, ये दोनों चीज़ें मुझे ख़ासी तशवीशनाक लगती हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के ज़राए अबलाग, मीडिया और ब्लॉगोस्फियर ने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बात है, जो डिसीजन को सस्पेंड किया गया, वहाँ इस बेंच ने बात क्लियर कर दी है कि जिस मसले पे हमने पोजीशन ली है, इसका ताल्लुक उन रिज़र्व सीट से है जो पीटीआई स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उठा के पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूएफ और एमकेएम वगैरह को दे दी गई हैं। यानी ओवरऑल उन्होंने रिज़र्व सीट्स किस तरह से मिलनी चाहिए, उसका उसका इश्यू जो है वो उन्होंने नहीं उठाया। यानी अभी तो रिज़र्व सीट्स, ये तो यानी कि रिज़र्व सीट्स के 2 इसमें इश्यू आ जाते हैं ना, कि वो रिज़र्व सीट्स जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, दूसरा ये कि रिज़र्व सीट्स किसी और को मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं सोने पे सुहागा यदि काम कर दिया ना, कि उन्होंने जो सीटें मिलनी चाहिए थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक पीटीआई को, वो उठा के उन्होंने दूसरी जमातों में बाँट दी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा इशू उठाया है कि रिज़र्व सीटें दूसरी जमातों को मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट इस पे जनरेट हो गई है, वो खासी बेजा है।
अब ज़ाहिर है मेरी बात सुन के आप में से बहुत से लोगों का दिल चाहा होगा कि पिस्टल से मुझे शूट कर दें और मुझे कहें कि मैं तो मायूसी, डिमोरलाइज़ेशन, ये डॉक्टर मोई क्या कर रहे हैं आप, तो मायूसी मचाते हैं, डिमोरलाइज़ेशन मचाते हैं, हमें कुछ देर खुश तो रहने दें। वो जैसे कहते हैं ना वो कि आपको कोई अफ़्यूम का चाहिए होता है, लोगों को हेरोइन क्यों चाहिए होती है? खुश होने के लिए शराब लोग क्यों पीते हैं? तो लोग खुश भी रहना चाहते हैं और यही ब्लॉगोस्फियर की मार्केट है, लोगों को खुश रखना चाहती है। देखिए असल में फ़ैसला कैसे होगा? असल में अगर यहाँ पे तारीख़ का पहिया मूव करेगा, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? वो फ़र्क सुप्रीम कोर्ट के खाली इंटरनल पावर डायनामिक्स से नहीं पड़ेगा। मैं दर्जनों दफ़ा कह चुका हूँ कि कोर्ट्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती। कोर्ट्स में उतनी ही ताकत होती है, जितनी ताकत उनके गिरदो-नवाह के अंदर उनका जो माहौल होता है, उसके बाहर का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितनी ताकत है। ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कह दिया कि फाइनल डिसीजन भी इंशाअल्लाह ताला हमारे फ़ेवर में होगा। अल्लाह ताला हर छोटी-छोटी चीज़ में मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने दुनिया का एक निज़ाम बनाया, वरना दुनिया में इस तरह के हालात ना होते जैसे हैं। तो ये असल में कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि इस स्टेज से लेके अगले 6 जून तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस इश्यू को किस तरह से अलाइव रखेगी, इस पे कितनी ज़्यादा डिबेट होगी, बहस होगी, दलीलें दी जाएँगी, किस तरह से वुकला, बार एसोसिएशंस, मुख्तलिफ कोर्ट्स की इस पे एक्टिव रहेंगी, सेमिनार करेंगी, कॉन्फ्रेंसेस कर लेंगी, आर्गुमेंट शेप होंगे, पाकिस्तान के टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के अंदर शेप होंगे, ब्लॉगोस्फियर पे शेप होंगे, कुछ लोग लिखेंगे ट्विटर पे, कोई इस पे आर्टिकल लिखेंगे कि कितना बड़ा ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है। और अगर एक और फिर आप सब लोग क्या करेंगे? फेसबुक के ऊपर आप वॉल्स पे जाके क्या लिखेंगे? मैंने फेसबुक पे भी लिखना शुरू कर दिया मैं आज से। फेसबुक पे आप क्या करेंगे? ट्विटर पे आप क्या करेंगे? आपस में आप क्या डिस्कशन करेंगे? अपनी बीवी से क्या डिस्कशन करेंगे? स्कूलों कॉलेजों में क्या डिस्कशन होगी? वहाँ एक माहौल शेप होगा जिसमें 6 जून को सुप्रीम कोर्ट को ये पता होगा कि पाकिस्तान के लोग और दुनिया की ओपिनियन हमें देख रही है और हमने उस ओपिनियन के रास्ते में चलना है। हमने कोई डोई अजीबो-गरीब किस्म की नहीं मारनी है। मेरी बात को ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं दूसरे इश्यू पे कि साइफ़र केस जो है उस पे भी आज हियरिंग हुई। गो के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन साइफ़र केस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी हियरिंग कर रहा हूँ। और ये करने के बाद उन्होंने थोड़ी-सी बातें की। उन्होंने कहा कि साइफ़र केस में 2 किस्म के इश्यूज़ हैं, एक इमरान खान का सेंटेंस है, एक एक्विटल है। एक उनकी सज़ा है और दूसरा उनका कन्विक्शन है। तो ये दोनों डिफरेंट किस्म के मामले हैं और हम इसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि खराबी सेहत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो अल-कादर ट्रस्ट में ज़मानत का केस था, वो उन्होंने सुना ही नहीं। उसका कब सुनना है उन्होंने वो भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन साइफ़र के केस को उन्होंने 8 मई तक उन्होंने डेफ़र कर दिया। उनके साथ मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब भी थे। ठीक, अब ये एक डेवलपमेंट हुई है, ज़ाहिर है कि यहाँ पे लटकाया जा रहा है जब तक कि अल-कादर के ट्रेस में नीचे की अदालत जो है वो इमरान खान को सज़ा दे, उसके बाद आप देखेंगे कि साइफ़र में कुछ रिलीफ़ उनको हो सकता है मिल जाए। जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम, जिनके चेहरे पे अगर आप देखें तो आपको एहसास होता है कि वो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड माइंड है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, बहुत एक्सपीरियंस भी आपको नज़र आता है। इस वक़्त भी मेरा ख़्याल है स्टेट डिपार्टमेंट के जो 3-4 सबसे सीनियर डिप्लोमेट्स हैं दुनिया में, कहीं उनमें उनका शुमार होता है और उनको ख़ास ज़ाहिर है सोच समझ के यहाँ भेजा गया है। डोनाल्ड ब्लूम मुलाकातों का उनका एक सिलसिला चल रहा है, हुकूमत के साथ, पीएमएलएन से, पीपीपी से, बिलावल से। इसी सिलसिले में, मुलाकातों के सिलसिले में और चौधरी निज़ामुद्दीन से वो मेरा ख़्याल है हर महीने 2 दफ़ा कम से कम मुलाकात कर लेते हैं। तो इसी हवाले से उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से, जिसमें उमर अयूब भी हैं, असद कैसर भी हैं और रऊफ़ हसन भी हैं, उनसे उन्होंने पार्लियामेंट ही की बिल्डिंग के अंदर प्रेमिसेस में उन्होंने एक मीटिंग की। इस मीटिंग की बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि तहरीक-ए-इंसाफ से मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद जब वो वहाँ पे निकले तो उनसे रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन भी पूछे कि बेसिस क्या मिले हैं कि नहीं मिले, उस पे कमेंट कर दें और ये कि इमरान खान की रिहाई होगी कि नहीं होगी। दोनों चीज़ों को उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक उन्होंने बड़ी एक स्टर्डी सी स्माइल उन्होंने चेहरे पे रखी। क्यों मिल रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ से? इसलिए कि जब मैं अमेरिकन एम्बेसी के साथ बड़ा एक्टिव हुआ करता था 2009, 10, 11, 12 वगैरह में, मुझे इतना पता है कि हर 24 घंटे के बाद अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं उनको पाकिस्तान के हवाले से एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो है, और अमेरिका चूँकि 10 घंटे पीछे है, 9-10 घंटे पीछे होता है, तो रात को देर तक ये जो की डिप्लोमेट्स होते हैं ये बैठ के अपनी रिपोर्ट्स डिक्टेट करते हैं, ये लिखते हैं ईमेल्स और इनका इंटरनल जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान पे इन्होंने असेसमेंट देनी होती है। अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को असेस करने की सिचुएशन कर रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। उन्हें एहसास है कि जो प्रेज़ेंट निज़ाम है, ये बहुत फ्रेजाइल है, ये कमज़ोर है, इसकी कोई कानूनी इखलाकी हैसियत नहीं है। ये धक्के से ज़बरदस्ती चौधरी निज़ामुद्दीन ने खड़ा किया है। अमेरिकन एम्बेसडर ये देख रहा है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी कोई हमारी इक्वेशन बन सकती है? क्या तहरीक-ए-इंसाफ माइनस इमरान खान का ढांचा चल सकेगा? क्या कोई अकोमोडेशन इनके साथ भी हो सकती? ये सारी रिकमेंडेशन और असेसमेंट जो है उसने पीछे भेजनी है। आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ये चाहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इक्वेशन बन जाए माइनस इमरान खान। ये भी एक उनकी इंपॉर्टेंट डिज़ायर है और ये लोग समझ चुके हैं।
अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो आखिरी मैं डेवलपमेंट आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसका ताल्लुक बैरिस्टर शेर अफजल मरवत से, इसका ताल्लुक बैरिस्टर शेर अफजल मरवत से तो है ही, लेकिन इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पावर डायनामिक्स के साथ। हुआ क्या, पीटीआई की सियासी कमेटी जो है, पॉलिटिकल कमेटी जो है, उसकी एक मीटिंग हुई जिसने 9-7 के वोट से, वैसे इसमें 19 मेंबर हैं, 9 ने वोट डाला बैरिस्टर शेर अफजल मरवत के खिलाफ कि इनको पीएसी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है जनाब वकास, शेख वकास अकरम साहब को, जिन्होंने उसके बाद उस पर कॉमेंट भी किए हैं। और 7 लोगों ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की कैंडिडेचर को सपोर्ट किया। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत और असद कैसर उनके बहुत बड़े हमायती हैं, वो दोनों भी वैसे पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। तो बाकी जो मौजूद थे 17 थे, तो 9 और 7 हो गए 16। एक उसमें मेंबर ऐसे थे सेनेटर ओन अब्बास इस पॉलिटिकल कमेटी में, जिन्होंने इसमें अपनी आफियत और खैरियत समझी, उन्होंने इसमें वोट नहीं डाला। वो वहाँ मौजूद थे, मौजूद हो के वो वहाँ पे एब्सेंट हुए हैं। उन्होंने सोचा मामला टेढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन किस तरफ जा रहा है। अब ज़हन में रहे कि मार्च में पहली दफ़ा आखिरी हफ्ते में इमरान खान ही की तरफ से बैरिस्टर शेर अफजल को नॉमिनेट किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए। फिर खप पड़ गई कि या सादिक इससे एग्री नहीं कर रहे, ख्वाजा आसिफ इससे एग्री नहीं कर रहे, फिर बैरिस्टर हामिद खान का नाम आने लग गया, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा का नाम सामने आने लग गया, फिर शिबली फराज का नाम आने लग गया। फिर इसकी क्लैरिफिकेशन हुई जब इमरान खान से रिपोर्टर्स ने पूछा, उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में फ़ैसला करूँगा। फिर 24 घंटे के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि नहीं, इमरान खान ने फाइनलाइज़ कर दिया है और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ही का नाम होगा। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने अपने इंटरव्यू में जो मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन की, वैसे भी वो इसकी वजाहत कर चुके हैं कि इमरान खान ने कहा कि अगर स्पीकर को या पीएमएलएन को एतराज़ करना है, लेट देम ब्रिंग द ऑब्जेक्शन, क्योंकि इससे पहले रवायत रही है कि अपोजिशन का बंदा होगा। तो उन्होंने दोबारा शेर अफजल मरवत को इसमें कन्फर्म कर दिया। अब जब हम तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने शेर अफजल मरवत के बजाय वकास अकरम को किया है, तो ये इमरान खान की मंशा नहीं लग रही। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने इस पे कमेंट करते हुए कहा है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी को ये मैटर रेफर नहीं किया था, और मैं भी पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ। उनके जो हमायती हैं असद कैसर वो भी हैं, हमें तो पता ही नहीं चला, इन्होंने फैसला कर लिया और मैं इमरान खान को इसकी कंप्लेन करूँगा और उसके बाद मैं अपने मुस्तकबिल का फैसला करूँगा। यहाँ आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? यहाँ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स को उन्होंने एनकरेज किया है, और इसी चीज़ को चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंट पावर सेंटर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये कोशिश पीएमएलएन के साथ भी बहुत की और पीपीपी के साथ भी बहुत की। पीपीपी पे इतनी नहीं की, लेकिन पीएमएलएन के साथ की। वहाँ बड़ा डिक्टेटोरियल कंट्रोल है नवाज़ शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी का। हालांकि पीएमएलएन पे तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेहनत करने की कोशिश की, शहबाज शरीफ को खड़ा करने की बहुत मेहनत उन्होंने की। प्राइम मिनिस्टर बना भी दिया, शहबाज शरीफ को इलेक्शन जिता दिया, नवाज़ शरीफ को इलेक्शन नहीं जिताया, इन दी एंड उन्होंने अक पक्के किया। लेकिन लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर निस्बतन ज़्यादा बेहतर कामयाबी चौधरी निज़ामुद्दीन को हो रही है अल्टरनेट पावर सेंटर्स क्रिएट करने के लिए, जो उनकी दिली ख्वाहिश है। चूँकि इमरान खान ने पार्टी के अंदर इनकरेज भी किया है डेमोक्रेसी को, चूँकि इमरान खान का कोई फैमिली फिफ्टम डिनेस्टिक होल्ड भी नहीं है पार्टी के ऊपर, इसलिए उनको बेहतर कामयाबी हो रही है। बैरिस्टर शेर असल का यहाँ मसला नहीं है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी के अंदर एक अपना माइंड भी पाया जाता है। अब इसको कैसे इमरान खान रिजॉल्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। और जो बहुत से इश्यूज़ रह गए हैं, जैसे सऊदी इन्वेस्टमेंट में क्या ओवरचर्स हैं, सऊदी अरेबिया क्या करना चाह रहा है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। कुछ और भी इंटरनेशनल इशूज़ हैं जिन पर मैं एक अगली नशिस्त में बात करूँगा। थैंक यू।